चलिए अब स्टार्ट करते हैं नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक एज। नवपाषाण काल को महान परिवर्तन का काल कहते हैं, इसलिए गार्जियन चाइल्ड ने इस पूरे काल को क्रांति शब्द से सम्मानित किया। यद्यपि नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग जो है सर जॉन लुबाक ने दिया था। तो आइए कुछ हम फैक्चुअल चीज़ें हैं जो देखते हैं। तो नवपाषाण काल के बारे में देखें तो ये जो नवपाषाण काल शब्द है नियोलिथिक शब्द है। देखिए ये जो नवपाषाण नियोलिथिक शब्द है, नवपाषाण लिथिक शब्द का जो जन्म है, इस शब्द के जनक जो हैं वो सर जॉन लुबाक हैं। लुबाक इन्होंने सबसे पहली बार नवपाषाण शब्द का इसके अलावा देखिएगा इसको नवपाषाण क्रांति, नवपाषाण काल को नवपाषाणिक क्रांति, नवपाषाणिक क्रांति, ये शब्द के जनक हैं गार्जियन चाइल्ड। तो कभी सवाल अगर पूछा जाए नवपाषाण काल को क्रांति का काल या नवपाषाणिक क्रांति शब्द के जनक कौन है, तो गार्जियन चाइल्ड। नवपाषाण शब्द के जनक कौन है, सर जॉन लुबाक। अब ये नवपाषाण कालिक जो उपकरण हैं इनको उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में ली मिन्सियर और दक्षिण भारत में नेविलियन फ्रेजर। ली मिन्सियर और उत्तर दक्षिण भारत में नेविलियन फ्रेजर। अब ये है क्या चीज़, देखिए मतलब नवपाषाण कालिक उपकरण, नवपाषाण कालीन उपकरण की खोज, यानी कि उत्तर भारत में पहला नवपाषाण कालिक उपकरण जो खोजा था वो ली मिन्सियर ने किया था, और दक्षिण भारत में जो नवपाषाण कालिक उपकरण खोजा गया है वो नेविलियन फ्रेजर ने किया था। लेकिन इस पूरे कालखंड को नवपाषाण काल पहली बार शब्द का नाम सर जॉन लुबाक ने दिया था, और इन्होंने जो ये नाम दिया था प्री हिस्टोरिक टाइम्स, एक मैगजीन है, प्री हिस्टोरिक टाइम्स मैगजीन में इन्होंने पहली बार नवपाषाण काल शब्द का जनक का नाम दिया था। ये इन्होंने सबसे पहली बार नवपाषाण क्रांति कहा था। क्रांति क्यों कहा था, आइए हम लोग इस पर देखते हैं। क्रांति इसलिए कहा था क्योंकि यह काल, मैंने कहा, महान परिवर्तनों का काल है। इसके पहले तक चाहे पूरा पाषाण काल हो और चाहे मध्य पाषाण काल हो, मानव केवल और केवल पशुओं के आखेट पर खाना बदोश और यायावारी जीवन व्यतीत करता था। मध्य पाषाण काल तक आते आते उसने पशुपालन को स्टार्ट किया था, परंतु कृषि से पूरी तरह से अनभिज्ञ था। यह ऐसा कालखंड है जब मनुष्य को कृषि का ज्ञान होता है, अर्थात कृषि की शुरुआत। इसीलिए जैसे ही कृषि की शुरुआत होगी, निस्संदेह जब कोई फसल बोई जाएगी उस फसल को काटने के लिए साल भर इंतज़ार किया जाएगा। इसका मतलब जो व्यक्ति इधर उधर भटक रहा है उसमें स्थायित्व आएगा। इसीलिए यहाँ पर पहली बार स्थायी आवास की संकल्पना इस समय में आती है। जब स्थायी आवास बनेंगे तो जनरल सी बात है पहली बार गांव का विकास होता है। जब गांव का विकास होगा तो पहली बार घर का विकास होता है। ये जो घर हैं ये भी कच्ची ईंटों के हैं,
कि पक्की ईंटें जो है तो हमें कच्ची ईंटों के घर हैं, और ये घर जो हैं कच्ची ईंटों के आयताकार घर हैं जो बने हैं, आयताकार घर बनते हैं। इस तरह से कृषि के ज्ञान हो जाने से, कृषि की शुरुआत हो जाने से, जैसे मेहरगढ़ में हमको गेहूं की 3, जौ की 2, खजूर की, अंगूर की, कपास की, इनकी खेती के साक्ष्य मिलने लगते हैं। इस तरह से कृषि की शुरुआत होती है। कोल्डिहुआ से धान के साक्ष्य मिले तो चावल के साक्ष्य मिलने लगते हैं। इस तरह से जब कृषि की शुरुआत हो जाएगी तो कृषि की शुरुआत होने से स्थायित्व आएगा। स्थायित्व आएगा तो आदमी जब स्थायी रहना शुरू करेगा तो गांव का विकास होगा। गांव में घरों का विकास होगा। घर कच्ची ईंटें के और आयताकार बने रहते थे। चूँकि कृषि का विकास हुआ है तो कृषि के विकास होने से उत्पादन होगा। जो उत्पादन होगा उस उत्पादन को भंडारण करने के लिए मृदभांड यानी कि पोल्ट्री उद्योग यानी मृदभांड उद्योग, मृदभांड का विकास हुआ। ये हाथ से भी निर्मित थे, हाथ से निर्मित भी मृदभांड यहाँ पर बने और चाक से निर्मित मृदभांड भी यहाँ बनते हैं। तो हाथ और चाक दोनों से मृदभांड यहाँ पर पाए गए। चूँकि जब मनुष्य रहने लगा तो पशुपालन भी हुआ। पशुपालन के साक्ष्य हुए। पशुपालन चूँकि शुरुआत मध्य पाषाण काल से हो चुका था, लेकिन यहाँ पर पशुपालन बड़े पैमाने पर होगा क्योंकि व्यक्ति के अंदर स्थायित्व आ चुका था। वहाँ स्थायित्व नहीं था, वहाँ भटक रहा था तब भी। इन सब के अलावा पशुपालन के अलावा यहाँ पर पालिशदार चकमक उद्योग, मतलब यहाँ जो उपकरण की अंतर क्या, मैंने कहा 9 पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। यहाँ भी वही छोटे छोटे उपकरण हैं, वही त्रिकोण हैं, वही उपकरण जिससे पहले हम लोगों ने पढ़ा समलंब हैं, वही उपकरण हम लोगों ने इसके पहले देखा नवचंद्राकार हैं। परंतु इन उपकरणों में अंतर आ चुका है। यहाँ के जो उपकरण हैं वो पत्थर से घिसे गए हैं, उनको और नुकीला बनाया गया, उनको और चमकदार बनाया गया, उन पर पालिश कर दी गई ऊपर से। इस तरह से घर्षित उपकरण बनने लगते हैं, पालिशदार उपकरण बनने लगते हैं। तो ये डेवलपमेंट एकदम पहले के डेवलपमेंट से पूरी तरह से अलग था। इसके अलावा देखिएगा तो इस तरह से हम लोग अगर देखें तो नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत होती है, स्थायित्व की शुरुआत होती है, ग्रामीण बस्तियों की शुरुआत होती है, घरों का विकास होता है, मृदभांड उद्योग का विकास होता है, पशुपालन का विकास होता है, पालिशदार चकमक उद्योगों का विकास होता है, और इसी समय में हड्डी के उपकरण की भी शुरुआत होती है। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो इन सारी विशेषताएं जो हैं गार्जियन चाइल्ड ने कहा कि इससे मानव का जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। इसके पहले मनुष्य जंगलों में रह रहा है, बिना एक स्थायी आवास के रह रहा है, इधर उधर भटक रहा है, पत्थरों के साथ रह रहा है, पत्थरों के औजार सबका प्रयोग कर रहा है, जंगली जानवरों का आखेट कह के जीवन यापन कर रहा है, कंद मूल फल सब्जी खा रहा है। लेकिन यहाँ पर मनुष्य जो है पूरी तरह से बदल जाता है। और गार्जियन चाइल्ड ने कहा ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। और जब अचानक आकस्मिक बिना प्लान के कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होता है तो उसको हम लोग क्रांति कहते हैं। इस तरह से गार्जियन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति रिवोल्यूशन के नाम से दिया है, इन सब कारणों के वजह से। तो ये नवपाषाण काल की स्थायी विशेषताएं हैं। कभी पूछे कृषि की शुरुआत कब होती है, स्थायी आवास कब है, तो ये सब चीज़ें हमारी पूरी विशेषताएं नवपाषाण काल में रहती हैं। आइए हम लोग अब देखते हैं कि नवपाषाणकालीन स्थल, जिस तरह से हम लोगों ने मध्य पाषाण काल के स्थल देखे थे उसी तरह से हम लोग प्रयास करते हैं कि नवपाषाण काल के स्थल देखते हैं। तो वही मैंने कहा अब हम लोग पढ़ने का तरीका थोड़ा बदलते हैं, प्रयास करते हैं कि हम चीज़ें इस तरह रखें कि वो हमेशा याद रहें। चलिए देखिए, जैसे हम लोग देखते हैं इसमें तो नवपाषाण कालिक स्थल को अगर हम लोग देखें, देखिए जम्मू कश्मीर है,
जम्मू कश्मीर में 2 स्थल हैं जो नवपाषाणकालिक स्थल हैं। एक स्थल का नाम है बुर्ज होम और दूसरे का नाम है गुफ कराल। उसी तरह से अगर हम लोग जब देखेंगे ये पाकिस्तान है और ये अफ़गानिस्तान है। पाकिस्तान के में बलूचिस्तान, ये पूरा का पूरा देखेंगे, पंजाब है, ये उत्तर पश्चिमी प्रांत है, ये सिंध है और ये बलूचिस्तान है। तो बलूचिस्तान में एक स्थल है मेहरगढ़, यह एक नवपाषाणकालिक स्थल है जो कि हड़प्पा सभ्यता तक भी रहता है, मेहरगढ़। उसी तरह से हम लोग अगर देखेंगे, ये उत्तराखंड है, ये यूपी में इलाहाबाद है, इलाहाबाद में ये देखिए गंगा नदी है, गंगा की सहायक यमुना नदी है, यमुना की सहायक जो है आगे चल के हम लोग देखेंगे कि गंगा की सहायक एक नदी है टोंस, जो मिर्ज़ापुर में बहती है, और इसी जो है टोंस ये है। और इलाहाबाद के आसपास यहाँ पर जब देखिएगा 3 स्थल हैं, इन लोगों को देखिए, स्थल देख लीजिए। तो ये है कोल्डीवा, सब इलाहाबाद में है, चौपानी मांडू और महागरा, ये तीनों इलाहाबाद में है, कोल्डीवा, चौपानी मांडू और महागरा। इनके अलावा अगर हम लोग मध्यपाषाण काल के और स्थल में देखें तो हम लोग देख रहे हैं बिहार में, ये बिहार में एक स्थल है चिरांद, बिहार के सारण जिले में ये चिरांद है, एक स्थल है। इसके अलावा हम लोग अगर पश्चिम बंगाल में देखें तो बंगाल में एक स्थल है पांडू राजाब ढीबी। उसी तरह से हम लोग अगर अरुणाचल प्रदेश असम के क्षेत्र में देखें तो असम में हमको मिलेगा दौजली हार्डिंग। इसी तरह अगर हम लोग ये यहाँ पर ये कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, अब आंध्र प्रदेश में देखें, आंध्र प्रदेश में 3 स्थल मिलेंगे, उतनूर, नागार्जुन कोंडा, कोड़ेकल। तमिलनाडु में पोचमपल्ली और कर्नाटक में यहाँ पर मास्की, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, हल्लूर, पिकलीहल, टिक्कलकोटा, कोडेक्कल। वहाँ पर कोडेक्कल है, यहाँ पर कोडेक्कल। ये सारे स्थल हमको कर्नाटक में मिलेंगे। सारे नवपाषाणकालिक स्थल हैं, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। हम शार्ट में विशेषताओं को देखेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना है। तो सबसे पहले कश्मीर में बुर्ज होम है। बुर्ज होम का मतलब होता है जन्म स्थान, इसका मतलब है जन्म स्थान। तो बुर्ज होम का शाब्दिक अर्थ है जन्म स्थान, और यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य, ऐसे साक्ष्य हमको कुछ हड़प्पा सभ्यता में, रोपड़ में मिलेंगे। तो मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य हमको बुर्ज होम में मिल जाते हैं जम्मू कश्मीर में, और इसका मतलब जन्म स्थान है। और यहाँ पर झीलों के किनारे गर्तावास थे, कि किनारे गर्तावास मतलब चूँकि वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, पूरा आगे बर्फ़ रहता है, तो नीचे गड्ढा बनाकर गर्मी के लिए उसको ऊपर से ढक देते थे, उसको गर्तावास कहते थे। तो यहाँ पर झीलों के किनारे, झीलों के इसलिए कि पानी की व्यवस्था रहे, कि किनारे गर्तावास पाए गए हैं। तो मेन ये फेमस है।
मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य। उसी तरह से गुफ कराल, गुफ कराल का शाब्दिक अर्थ होता है कुम्हार की गुफा, कुम्हार की गुफा। और यहाँ से भी गर्तावास मिले हैं, बड़े पैमाने पर गड्ढों में घर थे यहाँ पर, और इसके साथ यहाँ पर हड्डी के उपकरण बहुत मिले हैं। तो जम्मू कश्मीर में हड्डी के सर्वाधिक उपकरण जो हमको मिले गुफ कराल से मिले। तो हड्डी के उपकरण हमको गुफ कराल से मिलते हैं। गुफ कराल का शाब्दिक अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। और गर्तावास तो यहाँ भी है, गर्तावास यहाँ है। तो कोई पूछे गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से है, तो बुर्जहोम गुफ कराल दोनों से, परंतु हड्डी के उपकरण कहाँ से हैं, गुफ कराल से। मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से, बुर्जहोम से। उस तरह आइए मेहरगढ़ के बारे में पहले देख लेते हैं। मेहरगढ़ जो ये 7000 ईसा पूर्व एक बस्ती है। तो मेहरगढ़ सबसे प्राचीनतम गांव था। मेहरगढ़ सबसे प्राचीनतम गांव था। यहाँ जो घर थे वो कच्चे ईंटों के आयताकार घर बने हुए थे। मेहरगढ़ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम बस्ती के रूप में जानी जाती है। यहाँ पर कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य पाए गए हैं। मैंने कहा था गेहूं की 3, जौ की 2, इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा। गेहूं की 3, जौ की 2, कपास की, अंगूर की, खजूर की यहाँ पर खेतियाँ पाई गई हैं। इस तरह से एग्रीकल्चर, कृषि का यहाँ पर विकास हुआ। भैंस पालन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ था, क्योंकि मेहरगढ़ में गेहूं अच्छा होता था, इसलिए मेहरगढ़, और बलूचिस्तान में पड़ता था, इसलिए मेहरगढ़ को बलूचिस्तान के रोटी की टोकरी कहा जाता था। तो मेहरगढ़ के बारे में, मेहरगढ़ सबसे प्राचीनतम गांव था, सबसे प्राचीनतम ग्रामीण बस्ती के रूप में थी। एक बहुत बड़ी बस्ती थी मेहरगढ़। मेहरगढ़ में उस समय कृषि के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य पाए गए हैं। भैंस पालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ में ही पाए गए हैं। मेहरगढ़ में कृषि के मैंने बताया गेहूँ, जौ, कपास, खजूर और आपका अंगूर के साक्ष्य मिले हैं। आइए अब आते हैं कोल्डिहवा में। कोल्डिहवा, तो कोल्डिहवा में देखिए, कोल्डिहवा में भारत के पूरे विश्व के धान के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य के प्राचीन, चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहवा से मिले हैं। इस तरह कोल्डिहवा धान या चावल के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हमको कोल्डिहवा से मिलते हैं। जो चौपानी मांडो है, देखिए यहाँ पर सबसे प्राचीनतम मृदभांड बर्तन, मैंने कहा था मृदभांड उद्योग अब आ चुका था। सबसे प्राचीनतम बर्तन के साक्ष्य हमको मृदभांड से के साक्ष्य हमको जो मिलते हैं, सबसे प्राचीनतम मृदभांड वो चौपानी मांडो से मिलते हैं। इसके अलावा महागारा सबसे प्राचीनतम गौशाला, यानी कि जानवरों को पाला जाना, मैंने कहा था ना पशुपालन बड़े पैमाने पर, उसके प्राचीनतम गौशाला के साक्ष्य महागारा से मिलते हैं। तो हम एक एक पॉइंट नोट करेंगे बस। कोल्डिहवा से धान के प्राचीनतम साक्ष्य, चौपानी मांडो से मृदभांड के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य, महागारा से प्राचीनतम गौशाला के साक्ष्य। चूँकि महागारा में ही इसी के साथ साथ धान और जौ के भी साक्ष्य मिले हैं महागारा से, तो धान और जौ के भी साक्ष्य महागारा से मिलते हैं। इन सब के अलावा महागारा में अगर हम लोग देखें तो महागारा में गोलाकार झोपड़ियाँ मिली हैं, गोलाकार झोपड़ी मिली है महागारा में। जबकि हम लोग देखें चौपानी मांडो में, तो चौपानी मांडो में मधुमक्खी के आकार के झोपड़ी मिली है। तो इसका ये झोपड़ियाँ जो थी मधुमक्खी के आकार की थी चौपानी मांडो में। यहाँ तक कि साझा चूल्हा मिला है, एक चूल्हा में कई लोग को एक साथ खाना खाने के साक्ष्य भी यहाँ पर प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें, बाकी यहाँ पर कोई नहीं। हाँ, चिराद जो सायण में है, चिराद में हड्डी के उपकरण जिस तरह से गुफ कराल में पाए गए थे, यहाँ पर हड्डी के सर्वाधिक उपकरण लगभग 480 उपकरण हड्डी के, वो भी हिरण की हड्डी के मिले हुए हैं। तो ये चिराद बहुत फेमस है। ऐसा नौपसा का स्थल का नाम बताओ जहाँ पे सर्वाधिक हड्डी के उपकरण मिले हैं। चिराद किस जानवर के, तो हिरण के। इन सब के अलावा ये स्थल है, यहाँ से कोई खास स्थल है, केवल नौपाषाण कालिक स्थल ही मिले हैं। इनमें से 3 देख लीजिएगा, कोडेक्कल, ये देख लीजिएगा। इनमें दक्षिण भारत में
सबसे पहली बार उगाई जाने वाली फसल जो थी रागी या मिलेट थी, इसको नोट कर लीजिएगा। दक्षिण भारत में सबसे पहली बार उगाई जाने वाली फसल का नाम था रागी और मिलेट। दक्षिण भारत में जो कृषि का अवशेष बनता था, जो पशु रहते थे, पशुओं के जो गोबर था, सबको एक साथ जला देते थे, उसके राख के टीले बनते थे। तो 3 जगह पर दक्षिण भारत में राख के टीले मिले हैं। वो 3 जगह ये हैं उतनूर, कुपगल और कोडेक्कल। इन 3 जगह पर दक्षिण भारत में राख के टीले प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखा जाए तो नवपाषाण काल हमारा अब कंप्लीट होता है। पहले पूरा कॉन्सेप्ट था नवपाषाण काल के बारे में, हम लोगों ने जाना कि नवपाषाण काल शब्द के जनक कौन हैं, इसको क्रांति किसने किया कहा, नवपाषाण काल का उत्तर में किसने देखा, दक्षिण में किसने देखा, नवपाषाण काल की विशेषताएं क्या हैं, क्यों इसको हम लोग क्रांति का काल कहते हैं, ये हमने देखा। समस्त स्थलों को देखा, स्थलों की अलग अलग विशेषताओं को देखा। तो मैं अब उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने तीनों वीडियो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल को ठीक से देखा होगा, इसको समझने का प्रयास करिए। 1-2 बार वीडियो देखिए और इसको नोट डाउन भी करिए और इस पर 1-2 बार काम करेंगे तो निस्संदेह ये चैप्टर जो थोड़ा सा बोरिंग लगता है, फैक्चुअल है ज़्यादा है, पर कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों को जोड़ के देखेंगे तो बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। आपके परीक्षा पूछे गए सवालों का सही जवाब भी देगा। धन्यवाद।